ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जिससे आपको गर्व होगा। आपको मोबाइल फोन्स के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है भार ओएस। यानी भार जो शब्द है, भार BHAR, ये भारत से बना है और ओएस का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए इसको भार ओएस कहा गया। भारत में बना ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब एप्पल के iOS और गूगल के एंड्रॉयड को कड़ी टक्कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। आप ऐसे समझिए कि हार्डवेयर होता है आपका मोबाइल फोन। आप समझ लीजिए हार्डवेयर एक तरीके की मशीन होती है, हार्डवेयर है आपका मोबाइल फोन और सॉफ्टवेयर है उस मोबाइल फोन में मौजूद वो तमाम फीचर्स और एप्स जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप जो है वो सॉफ्टवेयर है और जिस फोन में आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोन हार्डवेयर है। मान लीजिए आप कोई भी फोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का या आप उसमें कोई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी प्रोग्रामिंग आपका मोबाइल फोन इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और भारत सरकार के सहयोग से जिस नए मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका नाम है भार OS। अब सवाल है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो इसका कारण यह है कि अभी पूरी दुनिया में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मार्केट है, बाजार है, उस पर एक तरीके से दो ही कंपनियों का पूरा नियंत्रण है और ये दोनों कंपनियां अमेरिका की कंपनियां हैं। इनमें पहली कंपनी है गूगल जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड और दूसरी कंपनी है एप्पल जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरी दुनिया में फिलहाल जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से लगभग 71% में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। यानी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी किसी भी देश की हो, कोई भी हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का ही होता है जिसे एंड्रॉयड कहते हैं। जबकि लगभग 28.5% मोबाइल फोन्स में एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हालांकि बड़ा फर्क यहां पर यह है कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स नहीं है और एप्पल के प्रोडक्ट्स में ही आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। यानी एप्पल ने अपने फोन्स के लिए और अपने लैपटॉप्स के लिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया और ये आपको सिर्फ एप्पल के फोन्स में ही मिलता है। एप्पल इसे दूसरे फोन्स को नहीं देता, लेकिन गूगल एंड्रॉयड को बाकी के फोन्स को भी बेचता है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग जब कोई मोबाइल फोन बनाती है तो उसमें अमेरिका की गूगल कंपनी का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन एप्पल जब अपना आईफोन बनाता है तो उसमें एप्पल कंपनी का ही खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आज बड़ी बात यह है कि आप चाहे सैमसंग ले लीजिए, चाहे कोई चाइनीज़ फ़ोन ले लीजिए, चाहे और कोई कंपनी का फ़ोन ले लीजिए, आपको उसमें एंड्रॉयड सिस्टम ही मिलेगा। जो उसका OS होगा वो एंड्रॉयड होगा। यानी एंड्रॉयड जो है वो तमाम दुनिया भर के मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनियों को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेचता है, जबकि एप्पल बेचता नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए बनाता है। अब मुद्दा यह है कि भारत में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की संख्या है लगभग 120 करोड़, जिनमें से 60 करोड़ यूज़र्स स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी 2018 से 2022 के बीच जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें से लगभग 92.4% में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ये मोबाइल फोन्स भारत में बना भी लिए गए तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम अमेरिका की गूगल कंपनी का ही इस्तेमाल करते हैं और इसी निर्भरता को घटाने के लिए अब भारत में ये मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसका मतलब यह है कि गूगल के एंड्रॉयड से ये ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे इस प्रकार से विकसित किया गया है ताकि ये मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी और उनके डेटा को सुरक्षित रख सके। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ आता है और यही चीज़ इसे गूगल के एंड्रॉयड से अलग बनाती है। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या फ़र्क है। असल में जब आप कोई नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले से ही बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे गूगल मैप्स होता है, गूगल प्ले स्टोर होता है, यूट्यूब होता है, गूगल के और भी दूसरे ऐप्स इन फोन्स में पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं और इस तरह से गूगल कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने इन सारे ऐप्स को भी आपकी मर्जी के बिना, आपसे बिना पूछे आपके मोबाइल फ़ोन में फीड कर देती है और आप ये सोचकर इनका इस्तेमाल करते चले जाते हैं
कि ये ऐप्स तो आपको अपने फ़ोन के साथ मुफ्त में मिले हैं। आपके फ़ोन में पहले से ही ये ऐप लग कर आए हैं, फीड किए हुए आए हैं, इसलिए आप भी उन्हें इस्तेमाल करते चले जाते हैं। ये आपने अपनी मर्जी से नहीं लगाए इस फ़ोन में। जबकि सच ये है कि गूगल ऐसा करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ही अपने दूसरी सेवाओं को और अपने दूसरे ऐप्स को आपको बेच देता है। लेकिन भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी मोबाइल फोन में होगा उसमें पहले से कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा, बल्कि ये फैसला आप पर छोड़ दिया जाएगा कि आप किस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राइवेट ऐप स्टोर भी होगा जिसे पास का नाम दिया गया है, पास। इस ऐप स्टोर पर उन तमाम ऐप्स की एक अलग से लिस्ट होगी जो आपके डेटा की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित हैं। इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी आसान होगा और ये गूगल के एंड्रॉयड जैसा ही होगा, ताकि लोगों को इसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना आए और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैन्युअली अपडेट करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। एक बात यहां हम स्पष्ट कर दें कि भारत का ये ओएस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर इसलिए आधारित है क्योंकि भारत में ज़्यादातर मोबाइल फोन्स और ऐप्स एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को ही सपोर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत ने पहली बार अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हो। उदाहरण के लिए रिलायंस जियो ने अपने फीचर फोन्स के लिए अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था जिसे काई ओएस कहते हैं, लेकिन यह ज़्यादा सफल नहीं हुआ। वर्ष 2018 से 22 के बीच जितने मोबाइल फोन्स की बिक्री हुई उनमें सिर्फ 1.6% फोन्स में जियो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। कंप्यूटर और लैपटॉप्स को चलाने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और इनमें भी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ओएस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, जिसके जवाब में भारत ने 2019 में अपना खुद का ओएस बनाया था जिसे नाम दिया गया था बॉस, BOSS। लेकिन यह भी कामयाब नहीं हुआ और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे देश ने ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना लिया, लेकिन जो कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों का ही ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना चाहती हैं। इसलिए हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम एप्पल जैसी कंपनी अपने देश में खड़ी कर लेंगे। उस कंपनी के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया खरीदेगी और इन प्रोडक्ट्स में हमारा अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन अगर हम ऐसी कंपनी नहीं बनाएंगे तो हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वापस से इन्हीं कंपनियों पर निर्भर होना होगा। इसीलिए आपसे आज ये बात कह रहे हैं कि अगर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो अब हमें फ़ोन भी अपना बनाना होगा और लैपटॉप भी अपना ही बनाना होगा और फिर उस लैपटॉप में या फ़ोन में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फीड करना होगा। वरना आज अगर हम बना भी लें तो एप्पल का फ़ोन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लेगा या एंड्रॉयड गूगल भी अपने फ़ोन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेगा, अपना डालेगा। इसके अलावा हमारे देश में कई और प्रयास हुए हैं जिनमें हमारे देश में एक ट्विटर के जैसा प्लेटफॉर्म, एक ऐप बनाने की कोशिश हुई थी जिसका नाम है कू, या फेसबुक और टिकटॉक के फीचर्स को मिलाकर शेयर चैट जैसा एक ऐप बनाया गया था। लेकिन इन ऐप्स की लोकप्रियता और इनका मार्केट साइज वैसा नहीं है जैसा इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का है। इसलिए बड़ा सवाल है कि हम इससे सीख कैसे सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। हमारा देश तभी कोई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड या सेवा बना सकता है जब हम खुद अपने अनुभव और अपने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से इनोवेशन करें, जैसा कि हमने डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की इंडस्ट्री में किया है। आज डिजिटल पेमेंट ऐप्स और डिजिटल सर्विसेज के मामले में भारत पश्चिमी देशों से कहीं ज़्यादा आगे है और इस मामले में चीन और अमेरिका जैसे देश भारत के कहीं आसपास भी नहीं है। इसी महीने की 10 तारीख को दुनिया के 10 देशों ने भारत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके तहत इन देशों में आने वाले भारतीय वहां के मोबाइल नंबर से भी यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। इन देशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और कनाडा शामिल है। इसके अलावा फरवरी में दुबई में एक समिट होने वाला है जिसमें बहुत सारे देश भारत के यूपीआई को अपने यहाँ लाने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करेंगे। बड़ी बात यह है कि इन देशों ने भारत के ऐसे ऐप्स में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई जो डिजिटल सर्विसेज से जुड़े हैं, जैसे डिजी लॉकर, जिसमें आप अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। और भारत में ये ऐप 14 करोड़ 40 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ब्रिटेन, यूएई और सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भी डिजी लॉकर के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। नेपाल, भूटान और ओमान जैसे देश डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपने यहाँ भारत के यूपीआई को लाने की मंजूरी दे चुके हैं।